महाराष्ट्र और झारखंड के विधानसभा चुनाव के साथ साथ 50 सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर बड़ी अपडेट के साथ आगे सामने मौजूद दोस्तों चलेंगे। सबसे पहले सबसे बड़ी खबर में आपको बताएंगे अखिलेश यादव के 6 सीट पर उम्मीदवारों के ऐलान के साथ ही भाजपा के लोग दिल्ली में करने लगे इमरजेंसी बैठक। बताएंगे किन किन नेताओं की बैठक हुई है दोस्तों। इसी के साथ में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया कुछ ऐसा जिससे अब पिछड़ा समाज के लोगों में जबरदस्त तरीके का रोष देखने को मिल रहा है। बताएंगे क्या है पूरी अपडेट। इसी के साथ में भाजपा की 10 साल की सरकार को लेकर कांग्रेस पार्टी की ओर से आरोपों की चार्जशीट दाखिल की गई है दोस्तों। बताएंगे कौन कौन से आरोप लगाए गए हैं। इसी के साथ में यति नरसिंहानंद के सपोर्ट में कर रहे थे शक्ति प्रदर्शन, पुलिस ने जमकर लाठी चार्ज करते हुए बताएंगे किस तरीके से पीटा है दोस्तों। इसके बाद भाजपा और उसके समर्थकों में एक हड़कंप मच गया है। बताएंगे कौन सी अपडेट है दोस्तों, एक एक करके चलेंगे सारी बड़ी खबरों की तरह। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि उत्तर प्रदेश के उपचुनाव के अंदर 10 की 10 सीटों पर खेला होने जा रहा है तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में यूपी में होगा बदलाव लिखकर जरूर बताएगा दोस्तों। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के विधानसभा उपचुनाव को लेकर दिल्ली के अंदर प्रत्याशियों के चयन को लेकर मंथन कर रही है। आपको बता दें कि उपचुनाव को लेकर अमूमन भारतीय जनता पार्टी ज्यादा ध्यान नहीं देती है, लेकिन इसके बावजूद दोस्तों जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की पूरी धरती खिसका दी थी और भारतीय जनता पार्टी का घमंड पूरी तरीके से तोड़ दिया था, उसके बाद अब बीजेपी के लोग उत्तर प्रदेश के एक एक चुनाव को लेकर दिल्ली में इमरजेंसी बैठक बुलाकर प्लानिंग कर रहे हैं दोस्तों। आपको बता दें कि योगी सरकार ने 30 मंत्रियों को 10 विधानसभा क्षेत्र जिताने के लिए मैदान में उतार रखा है। लगभग 3-4 महीने से वो मैदान में उतरे हुए हैं, क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं और अब भारतीय जनता पार्टी अपने उम्मीदवारों के चयन को लेकर दिल्ली के अंदर बैठक कर रही है। इसमें अमित शाह के साथ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद रहे, केशव प्रसाद मौर्य, योगी आदित्यनाथ, ब्रजेश पाठक और महामंत्री संगठन के धर्मपाल सिंह और उनके साथ में प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष भी मौजूद रहे। कुल मिलाकर दोस्तों उत्तर प्रदेश के सदन त्रिवेणी में यह बैठक हुई है। आपको बता दें कि सरकार में भाजपा के सहयोगी निषाद पार्टी माजवा और कटहरी सीट की मांग कर रहे हैं। बैठक में प्रत्याशियों के चयन को लेकर भी चर्चा की जा रही है। बीजेपी ने 9 सीटों के पैनल पर आरएसएस के क्षेत्रीय पदाधिकारियों पर भी चर्चा की है दोस्तों। संघ के सुझाव को भी प्रत्याशी के चयन में अहमियत दी जा रही है, यानी भारतीय जनता पार्टी उपचुनाव को एक लोकसभा चुनाव की तरह लड़ रही है। दिल्ली में प्लानिंग हो रही है, आरएसएस के साथ कोऑर्डिनेशन किया जा रहा है, मंत्री से लेकर सारे बड़े पदाधिकारियों को एक साथ करने की कोशिश की जा रही है। मंत्रियों को मैदान में उतारा गया है, 30-30 मंत्री प्रचार कर रहे हैं और इसके पीछे बड़ा कारण यह है कि अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी का पूरा अहंकार लोकसभा चुनाव में तोड़ दिया था। जिस बीजेपी को लग रहा था कि उत्तर प्रदेश के अंदर उनको 70 सीटें जीतने से कोई नहीं रोक सकता, अखिलेश यादव ने सारी सीटों पर बीजेपी के अहंकार को खंडित कर दिया था दोस्तों। यही बड़ा कारण है कि समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी बनकर उभरी है। लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन सबसे बड़ा गठबंधन बनकर उभरा है। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र और राज्य दोनों में सरकार है और बीजेपी के नेता योगी आदित्यनाथ को मोदी के बाद अगला बड़ा नेता बीजेपी के लोग बताते हैं, लेकिन उसी उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरीके के नतीजे रहे हैं भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग इससे बुरी तरीके से हिल चुके हैं दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि अखिलेश यादव ने 6 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान करते ही बीजेपी और आरएसएस सब में हड़कंप मचा दिया है तो अपनी राय जुड़ कर बताएगा दोस्तों। इसी के साथ में मोदी शाह के सामने हाजिरी लगाने योगी दिल्ली पहुंच चुके हैं। समाजवादी पार्टी के समर्थकों की ओर से तंज कसा गया है। मोदी शाह जो प्रत्याशी तय करेंगे वही प्रत्याशी उपचुनाव लड़ेगा। उपचुनाव में हार के डर से पूरी बीजेपी खलबला गई है। समाजवादी पार्टी के समर्थक के इस बयान पर आपकी क्या राय है लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ दोस्तों पूरे उपचुनाव में लखीमपुर खीरी का मामला सबसे ज्यादा दिलचस्प मामला हो गया है। आपको बता दें कि कुर्मी समाज से आने वाले भारतीय जनता पार्टी के विधायक योगेश वर्मा की पिटाई भारतीय जनता पार्टी के ही नेता ठाकुर अवधेश सिंह ने कर दी थी दोस्तों। इस पूरे मामले पर भाजपा के लोग कह रहे थे कि वो कार्रवाई करेंगे और कारण बताओ नोटिस दिया गया है, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा दोस्तों। दरअसल ये पूरा मामला अब भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बन चुका है, क्योंकि ठाकुर वर्सेस कुर्मी का ये चुनाव हो सकता है। आपको बता दें कि कुर्मी समाज से आने वाले विधायक योगेश वर्मा की पिटाई करने वाले ठाकुर अवधेश सिंह जो ठाकुर समाज से आते हैं उनके लिए करनी सेना की ओर से एक आयोजन किया गया। इस आयोजन में अवधेश सिंह का स्वागत किया गया। स्वागत के दौरान देखो देखो कौन आया, शेर आया के नारे लगाए गए, यानी आप समझ सकते हैं कि एक विधायक पर हाथ छोड़ने वाले व्यक्ति का इस तरीके से महिमा मंडन किया जा रहा है और वो भी एक जातीय सभा में, तो साफ तौर पर इससे अन्य समाज के लोगों में भी नाराजगी साफ तौर पर देखने को मिलेगी दोस्तों। यही बड़ा कारण है कि कई सारे मीडिया रिपोर्ट की माने तो आने वाले उपचुनाव में 4 ऐसी सीटें हैं जहां पर कुर्मी समाज के वोट काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है और भारतीय जनता पार्टी इसीलिए विधानसभा चुनाव में बुरी तरीके से फंस गई है दोस्तों। और ऐसे में आपको बता दें कि योगेश वर्मा को लेकर समाजवादी पार्टी ने भी निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी ने फिर से पिछड़ा समाज का अपमान किया है। एक बार फिर से पिछड़ा समाज के लोग भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाएंगे। आपको बता दें कि पीडीएस समीकरण के साथ समाजवादी पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश में काम कर रही है और उपचुनाव में भी पीडीएस समीकरण सबसे महत्वपूर्ण होने वाला है। यही बड़ा कारण है कि दिल्ली में भाजपा के नेताओं को बैठकें करनी पड़ रही है, आरएसएस के लोगों को एक्टिव करने की कोशिश करनी पड़ रही है। आपकी क्या राय है दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। ज्यादा से वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि पल पल की सारी बड़ी अपडेट आप तक पहुंचती रहे। क्या उपचुनाव की हार को भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश इकाई नहीं बल्कि देश के अंदर भाजपा के सबसे बड़े नेताओं की हार के तौर पर देखा जाएगा? जो भी आपको लगता है लिखकर जरूर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि पल पल की अपडेट सब तक पहुंचती रहे। साथ साथ महाविकास अघाड़ी गठबंधन के
वरिष्ठ नेताओं ने महायुति सरकार के खिलाफ चार्जशीट दायर किया है। दोस्तों आपको बता दें कि पिछले 10 साल के भारतीय जनता पार्टी की सरकार को लेकर जो चार्जशीट बनाया गया है, इसमें कई सारे गंभीर आरोप सिलसिलेवार तरीके से लगाए गए हैं और इन आरोपों की लिस्ट जारी करने के लिए एक महाविकास आघाड़ी गठबंधन के सारे वरिष्ठ नेता मौजूद थे। इसमें यूबीटी के नेता उद्धव ठाकरे थे, उनके साथ में शरद चंद्र पवार यानी शरद पवार खुद मौजूद थे और कांग्रेस पार्टी की ओर से प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले और उनके पार्टी के नेता पृथ्वीराज चौहान भी मौजूद थे। दोस्तों कुल मिलाकर जो आरोप लगाए गए हैं सारे गंभीर आरोप है। सबसे पहले भ्रष्टाचार, उसके बाद लॉ एंड ऑर्डर की खराब स्थिति को लेकर सवाल खड़े किए गए हैं और अभी कल ही एनसीपी के एक बड़े नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या के मामले के बाद अब यह सुनिश्चित हो चुका है कि राज्य के अंदर कानून व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी और महायुति सरकार के अंडर कंट्रोल नहीं है, यह आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है। उनके पास लॉ एंड ऑर्डर को ठीक करने का कोई उपाय नहीं है। यही बड़ा कारण है कि विधानसभा चुनाव में एक बड़ा मुद्दा बनने वाला है। दोस्तों इसके साथ में उद्धव ठाकरे की ओर से भाजपा पर निशाना साधते हुए बीजेपी को कहा गया कि भारतीय जनता पार्टी को खुद को भारतीय कहने में शर्म आनी चाहिए, क्योंकि अब ये लोग जनता की पार्टी नहीं रहे हैं। क्या आप इस बात का समर्थन करते हैं? दोस्तों आपकी जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर बैरिकेड से हटाकर डासना मंदिर में जाने का प्रयास किया गया, लेकिन पुलिस ने जोरदार तरीके से पिटाई की है। आपको बता दें कि यति नरसिंहानंद के समर्थकों और हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं की ओर से रविवार को बीते दिन डासना देवी मंदिर में बुलाई गई हिंदू महापंचायत पूरी तरीके से फ्लॉप हो गई है। दोस्तों आपको बता दें कि गाजियाबाद पुलिस की ओर से कड़ी कार्रवाई की गई है। आपको बता दें कि टकराव की स्थिति तब बन गई जब आक्रोशित कार्यकर्ता और भीड़ ने जबरन बैरिकेडिंग हटाकर मंदिर की तरफ जाने का प्रयास किया ताकि महापंचायत का आयोजन कर सके। पुलिस ने भीड़ में शामिल लोगों को चेतावनी दी और बताया कि आप ऐसा नहीं कर सकते। इसके बावजूद जबरदस्ती की गई तो फिर पुलिस की ओर से लाठीचार्ज किया गया और जोरदार तरीके से भीड़ को तितर बितर करते हुए पीटा गया है। दोस्तों इसके बाद कई सारे लोग घायल बताए जा रहे हैं। हिंदू संगठन के कार्यकर्ता और पुलिस के बीच में नोकझोंक भी देखने को मिली है। आपको बता दें कि महापंचायत बुलाया गया था, यति नरसिंहानंद का समर्थन किया जा रहा था। इसके बाद पूरे इलाके को प्रशासन की ओर से छावनी में तब्दील कर दिया गया था और इसके बाद जब कार्रवाई हुई तो अब तरह तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोनी के विधायक पर भी गंभीर आरोप लगाए गए हैं। दोस्तों आपको बता दें कि एडवोकेट प्राची सक्सेना की ओर से कहा गया कि डासना देवी मंदिर में गाजियाबाद पुलिस के द्वारा महापंचायत नहीं होने दी, लेकिन बीजेपी के विधायक नंद किशोर के द्वारा प्रशासन को कहा गया कि मेरे हटते ही जो रुके उस पर लाठीचार्ज मुकदमा लगा देना। इस बात का विरोध करते हैं, यानी भारतीय जनता पार्टी के ही विधायक पर आरोप लगाया गया है कि उन्होंने महापंचायत तो बुलाई, लेकिन महापंचायत बुलाने के बाद उन्होंने पुलिस को आदेश दे दिया था कि मैं जैसे ही यहां से चला जाऊं वैसे ही लाठीचार्ज करके और लोगों को भगा देना। कुल मिलाकर दोस्तों बीजेपी के नेता पर साजिश रचने का आरोप लगाया गया है। हिंदू रक्षा दल की जिलाध्यक्ष के द्वारा दोस्तों यानी भारतीय जनता पार्टी के नेता पर ही लोगों को मूर्ख बनाने का आरोप लगा है। देखते हैं इस पर क्या बयान देते हैं बीजेपी के नेता और अपने आप को बहुत बड़ा हिंदुत्व नेता बताने वाले नंद किशोर गुर्जर। जो भी जानकारी आती रहेगी आप लगातार पहुंचाते रहेंगे। साथ साथ दोस्तों कर्नाटका के अंदर एक वरिष्ठ पत्रकार गौरी लंकेश की हत्या का मामला आपको याद होगा, जब देश में बहुत बड़ा विवाद हो गया था। दोस्तों आपको बता दें कि कई सारे हिंदुत्ववादी संगठन से जुड़े लोगों पर इसके गंभीर आरोप लगे थे, इनको जेल भी भेजा गया था, लेकिन अब जमानत दे दी गई है। आपको बता दें कि इनको जमानत पर जैसे ही जेल से बाहर आने का मौका मिला वैसे ही माला पहनाकर स्वागत किया गया है। इस पर सुप्रिया श्रीनेट ने कहा कि यह पत्रकार गौरी लंकेश के हत्यारे हैं, जमानत मिलने पर ऐसे स्वागत हो रहा है जैसे आजादी की जंग जीत कर आए हो। ऐसे में फूल माला से बिल्किस बानो के बलात्कारियों का भी स्वागत किया गया था। ऐसा करने वाले हिंदू नहीं बल्कि सनातन संस्कृति और हिंदू धर्म पर कलंक है, सड़ चुके हैं ऐसे लोग। कुल मिलाकर दोस्तों कन्हैया कुमार के उनको गुरु के तौर पर देखा जाता था। गौरी लंकेश को जिनकी हत्या कर दी गई थी उनके केवल विचारों के लिए जो बातें वो किया करती थी इनको पसंद नहीं आता था, इसीलिए हत्या कर दी गई थी। इसके बाद अब जमानत पर लौटे हैं तो ऐसे स्वागत किया जा रहा है जैसे कोई जंग जीत कर आए हैं। आपकी क्या राय है दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा, क्योंकि अपने आप को हिंदुत्ववादी संगठन बताने वाले ये सारे के सारे संगठन के लोग ऐसा लगता है कि आतंकवादी गतिविधियों में शामिल लोगों को समर्थन करने के लिए खुलकर सामने आ जाते हैं। और कर्नाटका की कांग्रेस पार्टी सरकार को सुनिश्चित करना होगा कि जमानत जो दी गई है उसको वापस लिया जाए। आपकी क्या राय है लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ दोस्तों लद्दाख भवन के बाहर पिछले कई दिनों से सोशल एक्टिविस्ट प्रदर्शन कर रहे हैं, उनके साथ अन्य लोग भी प्रदर्शन में शामिल है। रविवार को दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शन करने वालों को हिरासत में ले लिया है। आपको बता दें कि सोनम वांगचुक के साथ में 20 अन्य लोग प्रदर्शन कर रहे थे। दिल्ली पुलिस के अधिकारी ने बताया कि सोनम वांगचुक और उनके साथी प्रदर्शनकारियों को 20 से 25 की संख्या में है, उनको हिरासत में लिया गया है। उन्होंने बताया कि सभी लोगों को मंदिर मार्ग थाना ले जाया गया है। वहीं इस मामले को लेकर शांति व्यवस्था देखने के लिए, कानून व्यवस्था देखने के लिए मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। कुल मिलाकर सवाल यह है कि क्या भारत के अंदर लोगों को प्रदर्शन करने की आजादी नहीं है? अपनी मांगों को लेकर उनको एक स्थल देना चाहिए। वैसे भी जंतर मंतर पर लोग प्रदर्शन करते हैं तो फिर पुलिस प्रशासन के लोगों को इससे दिक्कतें क्या है? लोगों को अपना विरोध जताने का एक पूरा अधिकार है भारत के अंदर और इस अधिकार का उनको पालन करने देना चाहिए। आपकी जो भी राय हो दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। सोनम वांगचुक के ऊपर हो रही कार्रवाई को आप किस तरीके से देखते हैं? साथ साथ महाराष्ट्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक चरण वाघमरे ने एनसीपी एसपी का दामन थामा है। शरद पवार की मौजूदगी में, सुप्रिया सुले की मौजूदगी में, जयंत पाटिल भी रहे, उनकी उपस्थिति में चरण वाघमरे ने एनसीपी एसपी का दामन थामा है। दोस्तों आपको बता दें कि महाराष्ट्र असेंबली इलेक्शन में उनको चुनाव लड़वाया जा सकता है, तैयारियां पूरी कर ली गई है। साथ साथ राज्यसभा के सांसद कपिल सिब्बल ने रविवार को कहा कि चुनाव आयोग को हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव में ईवीएम को लेकर कांग्रेस पार्टी द्वारा उठाए गए सवालों पर स्पष्टीकरण देना चाहिए।
चाहिए। सिब्बल ने कहा कि उनका मानना है कि चुनावों में ईवीएम का दुरुपयोग होता है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से शुक्रवार को निर्वाचन आयोग को हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए मतगणना के दौरान ईवीएम के सामने आई विसंगतियों को लेकर शिकायतें सौंपी गई थी। 20 विधानसभा क्षेत्रों के कांग्रेस उम्मीदवार ने चुनाव आयोग को दी अपनी शिकायत में आरोप लगाए कि 8 अक्टूबर को मतगणना के दौरान कुछ ईवीएम की बैटरी 99% चार्ज थी। मैं शुरू से ही इसके यानी ईवीएम के खिलाफ रहा हूं। यह बयान कांग्रेस पार्टी के पूर्व नेता और वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के बार एसोसिएशन के अध्यक्ष कपिल सिब्बल ने दिया है। कपिल सिब्बल कहते हैं कि वो निर्वाचन आयोग को उन सबूतों पर प्रतिक्रिया देने के लिए कहते हैं जिन सबूतों के आधार पर कांग्रेस पार्टी ने आरोप लगाए हैं। 99% चार्ज बैटरी का पूरा मामला काफी गंभीर है। कांग्रेस पार्टी के पूर्व नेता ने कहा कि मैं शुरू से ही ईवीएम के खिलाफ हूं। मैंने पहले भी कई बार बयान दिया है। वहीं दोस्तों नासिक के अंदर देवलाली में स्थित आर्टिलरी स्कूल के प्रशिक्षण सत्र के दौरान हुए विस्फोट में 2 अग्निवीरों की मौत हो गई। इस घटना को लेकर कांग्रेस पार्टी के सांसद लोकसभा के नेता विपक्ष राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर तीखा निशाना साधा है। साथ ही उन्होंने दोनों मृतकों के परिवारों के लिए संवेदना व्यक्त की है। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखते हुए अग्निवीरों का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि नासिक में ट्रेनिंग के दौरान 2 अग्निवीर गोहिल विश्वराज सिंह और सैफत शितका का निधन हो गया। उनके परिवार के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं। इसके लिए उन्होंने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि यह घटना एक बार फिर से अग्निवीर योजना पर गंभीर सवाल को उठाती है, जिसका जवाब बीजेपी सरकार अभी तक देने में असफल रही है। कांग्रेस के सांसद ने सवाल किया कि क्या गोहिल और सैफत के परिवारों को समय पर मुआवजा मिलेगा जो किसी अन्य जवान की शहादत के बराबर होगा। यह सवाल ऐसा है जिसका जवाब बीजेपी के लोग नहीं दे पा रहे हैं। दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के रक्षा मंत्री आज तक नहीं बता पाए कि क्या मुआवजा मिलेगा, केवल कहते हैं कि इंश्योरेंस का पैसा मिलेगा। घूम फिरकर सवाल यही है कि क्या बीजेपी के लोगों के पास अग्निवीर को लेकर कोई जवाब नहीं है, क्योंकि हरियाणा के अंदर भाजपा को जीत मिल गई है। शायद यही बड़ा कारण है कि अब अग्निवीर योजना को लेकर बीजेपी चर्चा भी नहीं करेगी। दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि अगर इसी तरीके का अहंकार भाजपा का रहा तो आने वाले कई चुनाव में बीजेपी को शिकस्त का सामना करना पड़ेगा। और सबसे बड़ा चुनाव तो उत्तर प्रदेश के अंदर होने जा रहा है। उसके बाद महाराष्ट्र के चुनाव के अंदर भी अग्निवीर योजना से बहुत फर्क पड़ने वाला है। अगर आप भी मानते हैं कि इंडिया गठबंधन को इस मुद्दे को एकदम सेंट्रल में लेकर इसके इर्द गिर्द चुनाव लड़ना चाहिए तो अपनी राय जो लेकर आएगा, क्योंकि लोगों के बीच में इस मुद्दे की काफी ज्यादा चर्चा है। साथ पंजाब में रविवार को किसानों ने हाईवे को जाम कर डाला। धान की खरीद व्यवस्थित रूप से सुनिश्चित करने को लेकर किसान सड़कों पर उतरे हुए हैं। इस वजह से वाहनों की आवाजाही भी पूरी तरीके से ठप रही है। इससे सबसे ज्यादा परेशानी आम लोगों को झेलनी पड़ी है। दोस्तों किसानों ने सरकारी बसों सहित सभी तरह के छोटे वाहनों पर रोक लगा दिया। पंजाब के जालंधर में किसानों ने दोपहर 12 बजे धनोवाली के अंदर फाटक के पास नेशनल हाईवे को जाम कर दिया। जालंधर लुधियाना हाईवे पर रेलवे क्रॉसिंग के पास सड़क पर बैठ गए किसान और लगातार खरीद की मांग की जा रही है। साथ साथ दोस्तों दलितों और ओबीसी को अगर परेशान किया जाएगा तो इसका संज्ञान मैं खुद लूंगी। यह बयान भारतीय जनता पार्टी की नेत्री पंकजा मुंडे ने दिया है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी की नेता पंकजा मुंडे ने दलितों और अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी समाज के लोगों को साथ में लाने के लिए यह बयान देते हुए कहा कि अगर उनको कोई परेशानी होती है तो वो खुद मोर्चा संभालेंगी। इसके बाद लोगों ने तंज कसते हुए कहा कि इनको किसी ने बताया नहीं कि बटेंगे तो कटेंगे, यानी भाजपा के नेताओं का जब मन करे तब वो जाति की बात करे, जब धर्म की बात करे। लेकिन विपक्ष के किसी नेता ने अगर सामाजिक न्याय की बात कर दी तो उनको लेकर बीजेपी के लोग कहने लगते हैं कि हिंदू समाज को बांटने का प्रयास किया जा रहा है और फिर कहने लगते हैं कि बटेंगे तो कटेंगे। यानी दोस्तों ये दोहरे मापदंड है भारतीय जनता पार्टी के, जो अब खुलकर लोगों के सामने आ चुका है। अगर आप भी मानते हैं कि बीजेपी के नेता सबसे ज्यादा जातिवादी बात करते हैं और उसके बाद दूसरों पर जातिवादी होने का आरोप लगाते हैं, जो सामाजिक न्याय की बात करे उनसे भी बीजेपी के लोगों को दिक्कतें होने लगती है, तो अपनी राय जुली कथा का साथ अजित पवार बोले, कहा मुख्यमंत्री, गृह मंत्री और मैं खुद इस मामले पर ध्यान दे रहा हूं। दरअसल दोस्तों बाबा सिद्दीकी की गोली मारकर हत्या करने के मामले को लेकर जहां पर महाराष्ट्र के सियासत में लगातार हड़कंप मचा हुआ है, तो दूसरी ओर अजित पवार पूरे मामले पर स्थिति को कंट्रोल करने की कोशिश करते हुए बयान देते हुए कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री, गृह मंत्री और मैं खुद इस मामले को ध्यान में ले रहा हूं और ध्यान से हम कार्रवाई करवा रहे हैं। इससे पहले बदलापुर की घटना को लेकर भाजपा के लोग, उसके सहयोगी सब मिलकर अपनी पीठ थपथपा रहे थे, लेकिन अभी सभी जगह सन्नाटा देखने को मिल रहा है। साथ साथ दोस्तों पप्पू यादव की ओर से प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में महाजंगल राज चल रहा है। वाइस सिक्योरिटी सुरक्षा में सरकार समर्थक पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी जी की हत्या इसका शर्मनाक प्रमाण है। बिहार के बेटे बाबा सिद्दीकी की हत्या अत्यंत दुखद है। बीजेपी गठबंधन सरकार अपने दल के इतने रसूख लोगों और नेताओं की रक्षा ना कर पा रही है तो आम लोगों का क्या हो पाएगा। कुल मिलाकर दोस्तों आम लोगों की सुरक्षा तो सबसे बड़ा सवाल इसलिए है क्योंकि बड़े बड़े नेताओं के पास तो वाई कैटेगरी की सिक्योरिटी भी होती है, जैसा कि बाबा सिद्दीकी के पास भी था। इसके बावजूद उनकी हत्या कर दी गई और इसके पीछे लॉरेंस बिश्नोई गैंग का हाथ बताया जा रहा है, जो गुजरात से ऑपरेट कर रहा है। दोस्तों आपको इस पूरे मामले पर क्या समझ में आता है, लिखकर जरूर बताएगा कि आपको लग रहा है कि एक प्रयोग है, क्योंकि एक ऐसा गैंगस्टर जो जेल में बंद है ऐसी हरकतें कैसे कर सकता है। साथ साथ मुंबई में एनसीपी के नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या के मामले में फेसबुक पोस्ट लिखकर इसकी जिम्मेदारी लेने को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। अकोला जिले के अकोट तालुका के रहने वाले शुभम के पुस्तैनी गांव में जब पुलिस वाले पहुंचे तो ताला लगा मिला। इसके बाद एक और जानकारी सामने आई है कि 2024 फरवरी के अंदर शुभम पर अवैध हथियार रखने का आरोप लगा था। अकोला पुलिस ने उससे 3
पिस्टल और 11 जिंदा कारतूस बरामद किए थे। कुल मिलाकर दोस्तों शुभम के लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े होने का दावा भी चल रहा है। आपको बता दें कि फेसबुक के माध्यम से बाबा सिद्दीकी की हत्या की जिम्मेदारी ली गई थी। साथ साथ झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ नेताओं के साथ आज बैठक करेंगे। यहाँ पर तय होने वाला है कि कौन सी सीट से कौन चुनाव लड़ेगा और पार्टी के नेताओं को अब ग्राउंड स्तर पर प्रचार को और तेज करने के लिए कह दिया जाएगा। दोस्तों आपको बता दें कि इसी सप्ताह महाराष्ट्र और झारखंड के असेंबली इलेक्शन को लेकर अनाउंसमेंट हो सकता है। ये जानकारी अब झारखंड मुक्ति मोर्चा को मिल गई है। शायद यही बड़ा कारण है कि उन्होंने पार्टी के नेताओं को तत्पर रहने के लिए कहा है। साथ साथ नरेंद्र मोदी ने बंजारा समाज के बारे में गलत जानकारी दी और कांग्रेस सरकार ने बंजारा समाज को बहुत सारे अवसर दिए थे। नरेंद्र मोदी दावा कर रहे हैं कि कोई अवसर नहीं मिला था कांग्रेस की सरकार में। शरद पवार ने कहा कि कांग्रेस ने बंजारा समाज के वसंत राव नाइक को 11 साल तक महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के तौर पर जिम्मेदारी दी थी। सुधाकर राव नाइक ने 3 साल तक मुख्यमंत्री का पद संभाला था। बंजारा समुदाय के लोगों को बड़ी बड़ी जिम्मेदारी दी गई थी, लेकिन इसके बावजूद नरेंद्र मोदी कांग्रेस पार्टी को लेकर यह अफवाह फैला रहे हैं। दरअसल दोस्तों बंजारा समुदाय के लोगों को रिजर्वेशन देने का एक बड़ा मामला सामने आ रहा है, जो बीजेपी लोकसभा चुनाव में बुरी तरीके से हार के बाद अब विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कर रही है। उनको लग रहा है कि इससे समीकरण पलट जाएंगे, लेकिन ऐसा होने वाला भी दिखाई देता नहीं है, क्योंकि बंजारा समुदाय के लोग कांग्रेस पार्टी के साथ मजबूती से खड़े रहे। साथ साथ हरियाणा के विधानसभा चुनाव को लेकर जो नतीजे सामने आए, कांग्रेस पार्टी ने औपचारिक तौर पर इसको स्वीकार नहीं किया है और पार्टी की ओर से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में 47 पेज का दस्तावेज दिया गया है। दोस्तों इस पर अब कांग्रेस पार्टी उम्मीद कर रही है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कोई प्रतिक्रिया देगा, लेकिन अभी तक कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। 17 तारीख को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी अपने पोस्ट पर औपचारिक तौर पर शपथ लेने वाले हैं। कांग्रेस पार्टी को उम्मीद है कि इससे पहले 20 विधानसभा चुनावों को लेकर निर्वाचन आयोग कोई ना कोई जानकारी देगा और दोबारा से चुनाव कराने के लिए आदेश जारी किए जाएंगे। जहां पर ईवीएम में बैटरी 99% चार्ज पाई गई थी। कांग्रेस पार्टी के नेता जयराम रमेश ने इसके बारे में जानकारी देते बता दिया है कि नारनौल, करनाल, डब्बाली, रेवाड़ी, होडल, कालका, पानीपत सिटी, इंद्री और बड़खल, फरीदाबाद, एनआईटी, नलवा के साथ साथ रानिया, पटौदी और पलवल, बल्लभगढ़ सीटों को लेकर सवाल खड़े किए गए हैं, जिस पर जवाब चुनाव आयोग को देना है। हालांकि आयोग ने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया है। साथ साथ दोस्तों हरियाणा के चुनाव के मद्देनजर किसानों के बड़े नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने एक टिप्पणी की है। उन्होंने असंतोष जाहिर किया है नतीजों को लेकर। उन्होंने ऑन कैमरा ये माना है कि किसान वर्ग ने हरियाणा में कांग्रेस पार्टी के लिए माहौल बनाया था। चढ़ूनी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी की हार के लिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिम्मेदार है। चढ़ूनी ने हरियाणा के पिहोवा विधानसभा से चुनाव लड़ा था, लेकिन उनकी जमानत जब्त हो गई। ये सीट कांग्रेस पार्टी को मिली है। बीकेयू के नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने कहा कि मैं मानता हूं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा काफी मूर्ख है। हरियाणा में कांग्रेस के पक्ष में जो माहौल था, जो हमने किसान वर्ग ने बनाया था, किसान की हार का सबसे बड़ा कारण यह है कि उन्होंने कोई समझौता नहीं किया। कांग्रेस पार्टी ने सब कुछ उन पर छोड़ दिया था, यानी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को सारी जिम्मेदारी दे दी गई थी और इसके कारण कांग्रेस पार्टी को हार का सामना करना पड़ा है। कुल मिलाकर दोस्तों हुड्डा को लेकर ही सारे लोग जिम्मेदार बता रहे हैं, क्योंकि हुड्डा ने एक तरफा ही अपने तरीके से अपने मनमर्जी से टिकट बांटे थे। आपकी क्या राय है दोस्तों, लिखकर जरूर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि पल पल की सारी बड़ी अपडेट आप सभी तक पहुंचती रहे। साथ साथ केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ उनके बगावत करने की खबरों को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि वह अपनी पार्टी के साथ मजबूती से खड़े हैं। केंद्रीय मंत्री सोशल मीडिया मंच एक्स पर पोस्ट करते हुए कहते हैं कि कई चैनलों पर निराधार खबरें चलाई जा रही है कि मैंने विधायकों को एकजुट करना शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा कि मैं और मेरे साथी 11 विधायक हैं जो मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ में खड़े हैं। हम लोग कहीं नहीं जा रहे, हम अपनी पार्टी बीजेपी के साथ खड़े हैं। ऐसी खबर थी कि राव इंद्रजीत क्योंकि चुनाव से पहले मुख्यमंत्री के पोस्ट को लेकर दावेदारी कर रहे थे, उसके बाद उन्होंने चुनाव जीतने के बाद विधायकों का समर्थन जुटाने की कोशिश की। 11 विधायकों को अपने घर पर बुलाया, 11 विधायक उनके घर पर गए, उनको समर्थन भी कर रहे थे। तो लग रहा था कि 11 विधायकों का शक्ति प्रदर्शन करेंगे और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए मुख्यमंत्री पद पर दावेदारी करेंगे। हालांकि अब उन्होंने सोशल मीडिया पर स्पष्टीकरण देकर सारे कयासों पर रोक लगा दी है दोस्तों। लेकिन सवाल तो यह है कि बार बार अपने आप को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बता रहे थे, फिर अगर लोगों ने खबर फैलाई भी कि उनके पास विधायकों का समर्थन है और वो दावेदारी कर रहे हैं, क्योंकि वो दक्षिण हरियाणा से आते हैं, जो अहिरवाल का क्षेत्र है, जहां पर ज्यादातर सीटें बीजेपी को फिर से मिली है, जिसके कारण भाजपा की बड़ी जीत हुई है। तो फिर उनकी दावेदारी भी मजबूत है। तो क्या लोग झूठ बोल रहे थे, क्योंकि वो खुद ही दावेदारी कर रहे थे, लेकिन अब उन्होंने इसका खंडन किया है। शायद पार्टी की ओर से कहा गया होगा खंडन करने के लिए, मजबूरी में उनको खंडन करना पड़ा है। हालांकि उनकी बेटी विधानसभा का चुनाव जीत गई है, शायद इसी बात पर उनको समझौता करना पड़ रहा हो, क्योंकि एक बड़े नेता है, दावेदारी तो उनकी मुख्यमंत्री पद को लेकर बनती है। साथ साथ महाराष्ट्र के अंदर भ्रष्टाचार का एक बड़ा अड्डा शासन व्यवस्था बन चुकी है दोस्तों। यही बड़ा कारण है कि अब राज ठाकरे की ओर से भी भारतीय जनता पार्टी और महाविकास अघाड़ी गठबंधन पर निशाना साधा गया है। राज ठाकरे ने कहा कि मौजूदा महागठबंधन सत्ता में वापस आने के लिए सरकारी खजाना लूट रहा है। लड़की बहन योजना की 1-2 किस्त जाने के बाद सरकार का खजाना खाली हो जाएगा। सरकार की स्थिति ऐसी हो जाएगी कि जनवरी में कर्मचारियों को वेतन देने के लिए पैसे नहीं होंगे। राज ठाकरे की ओर से की गई इस टिप्पणी पर अभी तक कोई जवाब भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी की ओर से सामने नहीं आए दोस्तों। कुल मिलाकर ऐसा लग रहा है कि पूरी की पूरी महाराष्ट्र सरकार की तिजोरी खोल दी गई है, केवल और केवल विधानसभा चुनाव जीतने के लिए। और कहीं ना कहीं अगर अगली सरकार बनेगी, जो 100% गारंटी के साथ कही जा सकती है कि परिवर्तन वाली सरकार बनेगी, तो शायद उनके पास पैसा ही नहीं होगा, क्योंकि सारे पैसे लुटा दिए जाएंगे। आपकी क्या राय
राय है लिखकर जरूर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि सभी तक अपडेट पहुंचती रहे। वहीं हरियाणा के चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी के नेता और प्रदेश अध्यक्ष सुनील गुप्ता ने भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि अगर हरियाणा में इंडिया गठबंधन हो जाता तो भारतीय जनता पार्टी को महज 30 सीटें मिलती और गठबंधन को 60 सीटें मिलती। बिना नाम लिए कांग्रेस पार्टी और भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर निशाना साधते उन्होंने कहा कि अति अहंकार और अति उत्साह के कारण यह हानि हुई है। हरियाणा में पार्टी को मिली हार की समीक्षा बैठक के दौरान जो समीक्षा में निकलकर सामने आई है पूरी रिपोर्ट, उस पर बयान देते हुए उन्होंने बताया कि हरियाणा के चुनाव में केवल एक कारण है हार का, वो है गठबंधन ना होना। हरियाणा में आम आदमी पार्टी मजबूती से चुनाव लड़ी है, लेकिन कांग्रेस पार्टी इंडिया अलायंस अगर एकजुट होता तो फिर नतीजे और कुछ होते। क्या आप इस बात का समर्थन करते हैं? दोस्तों आपकी जो भी राय हो लिखकर जरूर बताइएगा। हमारे साथ लगातार जुड़े दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपको अपने चैनल जय हिंद जय भारत। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि सभी तक अपडेट पहुंचती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।